बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 2 दादी की घड़ी। बच्चों, हमारे सबके घर में हम लोगों ने छोटे से देखा है दादा दादी, नाना नानी, ताऊ जी ताई जी वगैरह। यह सभी रिश्ते रिश्ते में जो हमारे हमसे बड़े लगते हैं, बुजुर्ग हैं, वह सभी हम सभी के घरों में रहते हैं। इनसे हमें क्या फ़ायदा मिलता है? ये हमें अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं। हमारी कोई समस्या होती है तो उन समस्याओं को भी वह दूर करते हैं, और हमारा जो परिवार है उसमें हम कैसे प्रेम से और आपसी समझ के साथ रहें, यह सब ये बड़े बुजुर्ग लोग देखते हैं। तो एक प्रकार से घर की धुरी यही रहते हैं, बुजुर्ग ही रहते हैं। और उनका महत्व एक परिवार में क्या होता है, इस बात को आज हम इस पाठ के द्वारा समझेंगे कि उन्होंने कैसे बातों बातों में जो दीपू नाम का लड़का था उसको एक बहुत बड़ी बात सिखा दी। और ऐसे ही हमारे बुजुर्ग करते हैं कि बातों बातों में, कहानियों में, छोटे छोटे चुटकुलों में ऐसी अच्छे से हमको बातों बातों में ही वो बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें वह सिखा देते हैं, अच्छी आदतें हमको सिखा देते हैं जो कि हमारे जीवन में बहुत काम आती हैं। तो आज हम पढ़ते हैं दादी की घड़ी, जिसमें दीपू ने क्या सीखा ये हम पढ़ेंगे। घर भर में सबसे छोटा होकर दीपू बड़ी मुसीबत में पड़ गया था। यूं उसके दोस्त तो ईर्ष्या ही करते कि पूरे घर में वह सबका लाडला है, पर उसे इस बात की जरा भी खुशी नहीं थी। दिन भर तो उसे सबकी डांट टपट ही सुननी पड़ती थी, हर तरह की बेगार ढोनी पड़ती थी। इसके एवज में मम्मी या दादी थोड़ा सा दुलार दे देती तो कौन सी बड़ी बात थी। दीदी और भैया तो उसे बिना पैसे का नौकर समझकर दिन भर नचाते रहते हैं। बहुत हुआ तो कभी एक आध टॉफ़ी या रंगीन चाक पकड़ा दी और हो गई छुट्टी। तो इस पाठ में एक दीपू नाम का बच्चा है जो बड़ा परेशान सा है कि देखो वो सबसे छोटा है। वैसे तो सभी छोटे बच्चे घर में सबके प्रिय रहते हैं, लेकिन उस उन बच्चों के ऊपर क्या समझ, उनको क्या कैसा लग रहा है इस बात का कोई भी नहीं सोचता है। अब वो दीपू जो है उसे क्या क्या परेशानियां हो रही थी कि छोटे छोटे से काम हम जो बच्चों से बोल देते हैं कि अरे ज़रा ये बुक उठा दो, तो ये ज़रा बर्तन यहाँ से वहाँ कर दो, तो दादी को बुला लाओ, तो मम्मी को ऐसा बोल दो। ये छोटे छोटे से काम बच्चों को दौड़ दौड़ के करना पड़ते हैं, और नहीं तो फिर सबकी डांट खाना पड़ती है ना। तो ऐसी तरह दीपू को भी बेकार ढोना यानी बिना फायदे का काम करना, या जैसे बिना पैसे का कोई काम करते हैं ना जब, तब उसे बोलते हैं बेकार। तो दीपू को रोज बेकार ढूंढनी पड़ती थी। अच्छा, जब दीपू अच्छा कोई काम करता था तो बड़े उसको थोड़ा सा प्यार दुलार भी दे देते थे, लेकिन उसको मन में तो लगता था कि अरे हमने इतना सारा काम किया और इतना थोड़ा सा प्यार मिला। और जो दीदी और भैया हैं वो तो उसे बिना पैसे का नौकर यानी कि दिन भर नचाते रहते थे, ये कर दे, वो कर दे, पानी ला दे तो इसको बुला ला, तो ये ऐसा कर दे, ऊपर चला जा, कपड़े निकाल के ले आ। कोई भी बहुत सारे जो छोटे छोटे से काम रहते हैं ना घर में, वो हम बच्चों से ही तो कराते हैं। तो ऐसा ही दीपू को भी करना पड़ता था। और जब वह अच्छा काम करता था किसी के मन का, तो उसको क्या मिलती थी? एक टॉफ़ी या रंगीन चाक, जो कि बच्चों को बहुत पसंद है। ऐसे मौके पर वह सोचता, काश वह भी इन लोगों की तरह बड़ा होता तो घर में उसका भी कुछ रौब रहता। भैया या दीदी बड़े क्या बन गए हैं, अपने आगे किसी को कुछ गिनते ही नहीं। मान लिया कि बड़ी बड़ी क्लासों में पढ़ते हैं, पर इसका मतलब यह तो नहीं कि बाकी लोग निरे बुद्धू हैं। वाकई कम से कम दीपू के बारे में तो उनका यही ख्याल था। उन्हें इस बात की जैसे खबर ही नहीं थी कि दीपू भी अब बड़ा हो गया है, स्कूल जाता है, चौथी कक्षा में पढ़ता है, और तो और अपनी कक्षा का मॉनिटर भी है। उनके लिए तो वही नन्हा मुन्ना दीपू था
कि जब चाहा प्यार कर लिया, जब चाहा डांट कर भगा दिया। अब जो बच्चे हैं वह छोटे से कब बड़े हो जाते हैं घर में किसी को पता ही नहीं चलता। अब वह था तो क्लास का मॉनिटर, क्यों मतलब सिंसियर होगा, बहुत समझदार होगा, तभी तो मॉनिटर बन गया क्लास में। लेकिन घर में उसकी कोई वो ही नहीं थी, उसको सब बच्चे ही समझते थे, अरे छोटा है छोटा है छोटा है, ऐसे करके सब उसको कभी भी बड़ा नहीं मानते थे। जबकि दीपू चाहता था कि उसको लोग बड़ा मानने लगें, क्योंकि अब वह भी पढ़ने जाने लगा है। अन्याय की हद तो यह थी कि मम्मी पापा तक उन्हें कुछ नहीं कहते थे। छोटी वाली दोनों मेज उन दोनों ने घेर रखी थी, अलमारियों पर भी उनका ही दखल था। दीपू बेचारे के हिस्से में आई थी एक खूंटी, जिस पर वह अपना बस्ता टांगता। पढ़ने के लिए मेज तो दूर, एक डेस्क तक नहीं था। पापा कई बार उसका मन रखने के लिए अपनी मेज पर जगह कर देते। पापा के पास बैठने पर आधी जान तो वैसे ही सूख जाती थी, पढ़ाई क्या खाक होती। दीपू बेचारा मम्मी के ट्रंक पर ही गुजारा कर लेता था। अब बड़े भाई बहनों को ज़्यादा सुविधाएं मिलती हैं घर में पढ़ाई करने के लिए। छोटे बच्चों को हम लोग कहते हैं कि नीचे ही बैठ के पढ़ लो, तख्ती पर ही लिख लो। तो इसी तरह दीपू के साथ भी हो रहा था कि उसे मेज़ वगैरह कुछ भी नहीं मिलती थी, और एक ही जगह दे दी थी कि भाई अब आप यहीं अपना बस्ता और अपनी किताबें रखना है, बाकी जगह किताबें, और जो ज़्यादा किताबें बड़े भाई बहनों की रखी हुई रहती थी तो उनके साथ उसको नहीं रखने दिया जाता था। कभी कभी मम्मी पापा उसके साथ थोड़ा सा सामंजस्य बिठाने की कोशिश करते थे, लेकिन उसको अच्छा नहीं लगता था। उसको लगता था कि हमारे लिए भी एक कोई जगह अच्छी बड़ी मेज़ या कुर्सी मुकर्रर हो। दीदी भैया जब पढ़ते होते तो घर में कोई उसे ऊंची आवाज़ में बोलने तक नहीं देता था, लेकिन दीपू के पढ़ते वक्त वे रेडियो के सुर में सुर मिलाकर घर सिर पर उठा लेते थे। दीपू के दोस्त दिन भर आते जाते रहते, कोई उन्हें बैठने तक को ना कहता, पर दीदी या भैया के पास कोई आता तो उसे बाकायदा नमस्ते करनी पड़ती। मम्मी उनके लिए ढेर सारा नाश्ता बनाती रहती और दीपू बैरा बनकर रसोई घर से ड्राइंग रूम तक नाचता रहता। दीदी की सहेलियों के पास किताबें या चिट्ठियाँ पहुँचाना और भैया के दोस्तों के लिए चाय नाश्ता तो रोज़ का ही काम था। अब छोटे बच्चे तो बार बार आते हैं घर में, बार बार फिर खेलने के लिए भाग जाते हैं, तो उन्हें कौन चाय नाश्ता कराता है। लेकिन जब कोई बड़े का दोस्त या वो आते हैं सहेलियाँ, तो सभी उनको अच्छे से बोलते हैं। तो इसी तरह उनके दीपू के भैया और दीदी के साथ भी हो रहा था। लेकिन दीपू को भी लगता था कि जब मेरे दोस्त आए तो उनके साथ भी ऐसा ही व्यवहार हो जो कि बड़े भाई बहनों के दोस्तों के साथ हो रहा है। घर में एक ही अलार्म टाइम पीस था और वह बारी बारी से दीदी या भैया के सिरहाने रखा रहता था। अलार्म टाइम पीस यानी सुबह उठने के लिए, एक टाइम पर उठने के लिए जो घड़ी में अलार्म लगाया जाता है, वो वाली घड़ी। दीपू की बड़ी साध थी कि हम भी सिरहाने घड़ी रख कर सोएं और उसकी सुरीली आवाज़ के साथ दिन की शुरुआत करें। उसके भाग्य में तो सुबह 8 बजे पापा की डांट खाकर उठना ही लिखा था। अब जब अलार्म घड़ी से हम उठते हैं तब हमें कभी भी खुशी नहीं होती है, ऐसा मन में ऐसा नींद जैसी आती रहती है, लेकिन ज़बरदस्ती उठना पड़ता है कि भाई हमें कुछ काम जो हैं ज़रूरी हैं, जैसे पढ़ना लिखना या बाकी दूसरे काम घर के, उसके कारण लोग अलार्म लगाते हैं। लेकिन दीपू को तो उसकी आवाज़ कैसी लगती थी, सुरीली लगती थी, क्योंकि अभी वो छोटा था और एकदम से बड़ा होना चाह रहा था। बड़ों की जो देखता था ना, वही वो सोचता था कि मैं भी करूं। तो वह भी सोचता था कि मैं भी अलार्म घड़ी लगा कर सोऊं। अब वह उठ तो 8 बजे रहा है, लेकिन फिर भी वह दुखी है कि वह बिना अलार्म के उठ रहा है। दीदी और भैया की तरह उसके पास भी कलाई घड़ी होती तो भी कोई बात थी। वे लोग बड़े थे, घर की हर अच्छी चीज़ पर अपना ही हक जताते थे। उसे ताज्जुब होता, इन लोगों की परीक्षाएं क्या रोज़ चलती ही रहती हैं? जब देखो तभी 4 बजे से उठकर पढ़ने बैठते हैं ना बड़े बच्चे, पढ़ने के लिए ज़्यादा पढ़ाई रहती है तो ज़्यादा सुबह से उठना पड़ता है।
तो रोज़ ही अलार्म लगाकर दीदी और भैया पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं। तो उसे ऐसा लगता है कि ये लोग नाटक कर रहे हैं, अलार्म घड़ी लेने के लिए ये सब एक झूठ बोल रहे हैं कि हमारी पढ़ाई है, बाकी होता कुछ नहीं है इनसे। एक दिन तो वह जिद पर अड़ गया। उसके स्कूल में दूसरे दिन इंस्पेक्टर आने वाले थे। उसने आते ही जोरदार शब्दों में ऐलान कर दिया, आज घड़ी मैं लेकर सोऊंगा। क्या हमें पढ़ाई नहीं करनी होती? जब देखो तब इन्हीं की शान चलती है। अब तो उसने बगावत कर दी थी दीदी और भैया से। उसने सोच लिया था कि आज तो मैं ही लेकर सोऊंगा घड़ी, और मेरा क्योंकि ज़रूरी काम है। अब दीदी कहने लगी, कितने बजे उठना है? मैं जगा दूंगी। भाई साहब, दूसरों ही से कहना होता तो मम्मी से ना कहते, कम से कम प्यार से तो जगाएंगी। आखिर मम्मी को ही दया आ गई। बोली, शालू तेरी तो आज परीक्षा खत्म हो गई है, कल तो तुझे जल्दी नहीं उठना है। एक आध बार दीपू का भी मन रख लिया करो। मम्मी होती है ना, सभी बच्चों में तालमेल बनाती रहती है। किसी के लड़ाई झगड़ा हो तो पहले ही शांत करा देती है। इसी तरह मम्मी ने दीपू का पक्ष ले लिया। मम्मी की सिफारिश काम कर गई। सिफारिश यानी किसी काम के लिए अपने से बड़े जिससे काम बनवाना है उससे किसी दूसरे की सिफारिश, जो जिसकी वह बात मानता हो, उसे कहते हैं सिफारिश। तो मम्मी ने जब दीदी से कहा तो दीदी मान गई। रात को घड़ी वाला स्टूल उसके सिराहने था। उसे तो खुद चाबी भरने की इच्छा थी, पर दीदी का चेहरा देखकर चुप कर गया। घड़ी मिल रही थी, यही बहुत था। रात भर उसे अलार्म के सपने आते रहे। उसने अपनी सारी किताबें तकिए के नीचे रख ली थी। टेबल लैंप लगाने की भी सोच रहा था, पर डर के मारे चुप रहना पड़ा। अब उसको जैसे दीदी भैया बड़े जो लोग काम करते हैं ना, वैसे ही तो बच्चे उनका ये तो देखकर सीखते हैं। तो उसके दीदी और भैया टेबल लैंप लगाकर मेज के पास जैसे पढ़ते थे ना, बहुत सारी बुक्स रख के, तो वैसी ही मतलब वो सोच रहा था कि मैं भी ऐसा ही करूं। लेकिन डर के मारे वह कुछ नहीं बोला। वह 5 का अलार्म लगवा कर सोया था, पर सुबह उठा तो धूप रोज की तरह कमरे में फैल चुकी थी। सिराहे ने देखा, घड़ी स्टूल समेत गायब थी। समझ गया दीदी ने उसके सो जाने के बाद यह कारस्तानी की होगी। अब अलार्म तो उसने लगा दिया, लेकिन सुनाई नहीं पड़ा नींद के कारण। और उठा कब? जब बहुत देर हो गई। अब वह चिल्लाया, मम्मी! वह जोर से चिल्लाया। क्या है रे? रसोई से मम्मी की चिड़चिड़ी आवाज़ आई। सुबह सुबह उनके पास फालतू वक्त नहीं होता। मेरी घड़ी कहाँ है? कमरे में कंघी करती हुई दीदी की ओर संदेह भरी नज़रों से देखते हुए वह चिल्लाया, घड़ी तो राजा भैया परलोक सिधार गई। दीदी की आवाज़ में इतनी मिठास थी कि दीपू घबरा गया। दीपू ने पहले ही समझ लिया था कि दीदी ने ही रख ली होगी घड़ी, इसलिए वह दीदी की तरफ देखते हुए बोल रहा था कि मेरी घड़ी कहाँ है। लेकिन जैसे ही दीदी ने कहा कि वह परलोक सिधार गई, परलोक सिधारना यानी भगवान को प्यारे हो जाना, यानी कोई भी चीज़ मर जाना यानी उसका काम ना करना, है ना। तो अब परलोक सिधार गई घड़ी, यानी घड़ी में कुछ हो गया है घड़ी में ऐसा कि वह खराब हो गई है। अब वह पूछने लगा एकदम से चुप होके, क्या हुआ? उसने हैरानी से पूछा। होना क्या था? रात को आपने वह किक मारी कि वह हाई जंप कर गई, शेव करते हुए भैया ने जवाब दिया। छोटे बच्चे रहते ही हैं ना, जहाँ सुलाओ वहाँ तो सोते नहीं है, सुबह दूसरी जगह सोते हुए मिलेंगे। तो ऐसे ही दीपू भी था। लेकिन वह तो सिराहे ने रखी थी, किक कैसे लगी? दीपू की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। सिर के पास जो घड़ी रखी थी उसमें पैर कैसे लग गया, उसमें लात कैसे लग गई, ये उसको समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन आपका सिर तो सिराहने नहीं था, भैया ने मुंह बनाते हुए कहा। सारी रात तो बिस्तर पर इधर से उधर चहलकदमी करते रहते हो। ओफ! क्या जोर से आवाज़ हुई थी गिरने की। सारा घर जाग गया था सिवाय आपके, दीदी ने फिर चिढ़ाया। अब सब लोग दीपू को चिढ़ा रहे थे कि कहाँ तो वह अलार्म की आवाज़ से उठने वाला था, और यहाँ इतनी जोर की आवाज़ में भी वह उसकी नींद नहीं खुली।
लाड़ करने की भी हद होती है। पापा मम्मी पर झल्ला रहे थे। जरा सी जिद के लिए घड़ी का सत्यानाश करवा दिया। 15-20 रुपए से कम नहीं लगेंगे सुधरवाने में। अब पापा भी मम्मी पर ही गुस्सा हो रहे थे, क्योंकि मम्मी ने ही तो सिफारिश की थी दीदी से घड़ी रखने की, तो अब मम्मी को ही डांट पड़ रही थी। दीपू इस चौतरफा हमले से एकदम रुआसा हो गया। चौतरफा यानी चारों तरफ से। दीदी भी बोल रही है, भैया भी बोल रहे हैं, पापा भी बोल रहे हैं, और घड़ी के लिए तो वह एकदम से क्या हो गया, रुआसा, उसको रोना जैसे आने लगा। आंगन में पड़ी खटिया पर चुपचाप जा बैठा। अब वह कहाँ गया, आंगन में जहाँ जो खटिया थी, जहाँ पर कोई भी नहीं था, चुपचाप वहाँ पर बैठ गया। क्यों, क्या हुआ रे? तुलसी के चौरे के पास माला जपती दादी ने पूछा। अब यहाँ आ गई हैं दादी माँ। दादी बुजुर्ग लोग यही तो है, घर में तो वैसे ज़्यादा उनका कुछ काम नहीं रहता, लेकिन वह बाहर ही ज़्यादातर बैठे रहते हैं, लेकिन जब कोई समस्या आती है सोते में मुझसे घड़ी टूट गई है और सबके सब मुझे डांट रहे हैं। उसे अब सचमुच रोना आ रहा था। तू भी तो निरा बेवकूफ़ है, दादी ने उससे प्यार करते हुए कहा। जरा सी घड़ी के पीछे सबकी चिरौरी करता फिरता है। अब दादी से उसने अपनी समस्या बोली, क्योंकि रोना आ रहा था, कोई पूछने नहीं आ रहा था कि क्यों रो रहे हो। दादी ने ही पूछा। तब उसके सामने, दादी के सामने उसने सब कुछ बता दिया अपने मन का। चलो फिर दादी भी उसको समझा रही हैं कि केवल घड़ी के लिए क्यों पीछे लगते हो, तुम्हें घड़ी की क्या ज़रूरत है, मुझे पढ़ने के लिए सवेरे उठना जो होता है। दीपू ने भी अपनी बात को सही करने के लिए ऐसा बोला। अच्छा यह बता कि जब घड़ियाँ नहीं होती थीं तब क्या लोग जगते नहीं थे? मुझे ही देख, कार्तिक में रोज 4 बजे नहाती हूँ, 12 महीने नहा धोकर लक्ष्मी नारायण की आरती में पहुँच जाती हूँ। सो मैं क्या घड़ी लेकर सोती हूँ? अब दादी ने उसे अपनी तरह से समझाया कि जब घड़ी नहीं रहती थी तब भी क्या लोग जागते नहीं थे, उसमें भी तो कुछ कारण होगा, कुछ ऐसा कोई करते होंगे काम की जिससे कि वह टाइम से जाग जाते होंगे। तो वह क्या करते थे, दादी यह समझाने की कोशिश कर रही है। दादी की बात ने उसे सोचने के लिए मजबूर कर दिया। सच दादी, तुम कैसे इतने सवेरे जग जाती हो? अब दीपू ने उससे पूछा दादी से कि सही बात है यार, दादी तो ये सही कह रही हैं कि यह रोज़ 4 बजे उठ जाती हैं, तो यह कैसे होता है? इनके पास तो कोई घड़ी नहीं है। एक बात है, किसी से कहेगा तो नहीं, मेरी तरकीब अपने पास ही रखना। दीपू ने सिर हिला दिया। अब दादी और बेटे की चुपचाप वाली बातें हो रही हैं। दादी उसे अपने बिस्तर के पास ले गई। बोली, देख, यह जो मेरा तकिया है ना, इससे रात को सोते समय कह देती हूँ, भाई तकिए राम सुबह 4 बजे जगा देना। बस यह जगा देता है। अब दादी ने अपना सीक्रेट क्या बताया, तकिया बताया कि तकिए से अगर बोलकर सो जाओ तो वह उठा देता है। हम लोग भी जब छोटे थे ना तब ऐसा ही करते थे, तकिए से बोलकर सो जाते थे। दादी ने बताया था कि तकिए से बोल के सो जाते हैं तो उठा, और लगभग ऐसा होता था कि उतने बजे नींद खुल जाती थी, भले फिर से लग जाती थी तुरंत ही और हम नहीं उठते थे, लेकिन नींद खुलती ज़रूर थी। दीपू ने तरकीब सुनी तो आश्चर्य से उसकी आंखें फैल गईं। आंखें फैलना यानी बहुत ज़्यादा आश्चर्य होना। दिन भर यही इंतजार रहा कि कब रात हो तो वह तकिए का करिश्मा देखे। रात को उसने सबकी नज़र बचाकर तकिए से अपनी बात कही और इत्मीनान से सो गया। सुबह उठा तो वही 8 बज रहे थे। दूसरे दिन भी यही हाल रहा, फिर तीसरे चौथे दिन भी। फिर उसने यह नुस्खा ही मन से निकाल दिया। समझ गया दादी की भूत प्रेतों और परियों की कहानियों की तरह यह तरकीब भी निरी गप ही है। निरी गप यानी जिसका कोई वजूद ना हो, जो कहीं भी से भी सही ना हो या प्रूफफुल ना हो। एक शनिवार को उसे फिर घड़ी की ज़रूरत महसूस हुई, पर इस बार उसने जिद नहीं की, वरना दीदी से कहा, दीदी सुबह मुझे 5 बजे जगा दोगी? कल ना बाबा, कल तो इतवार है, कल तो अपने राम 8 बजे के पहले नहीं उठने के, दीदी ने कहा। बड़ों को कभी कभार ही तो सोने मिलता है, रोज़ तो काम के कारण जल्दी उठना पड़ता है। और कल
कल तुम्हें कहाँ तीर मारने जाना है? भैया के इस प्रश्न का उस पर उसे बड़ा गुस्सा आया। हमेशा की तरह मम्मी ने ही उसका पक्ष लिया। बोली, अरे कल उसकी ट्रिप जा रही है, सांची जाएंगे सब बच्चे। मुझे तो सारा काम निपटाते रात को इतनी देर हो जाती है कि सुबह की हामी नहीं भर सकती। अब मम्मी ने पहले ही कह दिया कि मैं लेट सोती हूँ तो मेरी नींद नहीं खुलेगी टाइम से, और अगर कहीं टाइम से वह नहीं उठा तो ट्रिप चली जाएगी और दीपू नहीं जा पाएगा। इसलिए मम्मी ने कहा कि नहीं, उसको ज़रूरी है जल्दी उठना। तो दीदी से कहना दीपू 5 क्या तो दादी से कहना दीपू 5 क्या 4 बजे ही जगा देंगी। पता नहीं ये बूढ़े लोग इतने सवेरे से क्यों उठ बैठते हैं। दीदी ने फिर भी कहा कि नहीं भाई, मैं तो कल उठने वाली नहीं हूँ, तुम तो दादी से कह दो। सबको मालूम था कि दादी 4 बजे उठ जाती है, तो उन्होंने कहा जब 4 बजे दादी उठेंगी तो उसको दीपू को टाइम से उठा ही देंगी। अब बात दादी पर आ गई फिर से। दादी घर पर थी नहीं। 12 बजे से पहले उनके कीर्तन से लौटने की आशा भी नहीं थी। हताश होकर दीपू ने तकिए का आसरा लिया। तकिए भाई, मेहरबानी करके कल तो जगा ही देना, ठीक 5 बजे। 7 बजे तो बस ही निकल जाएगी। अब ज़रूरी काम था, दीपू को मालूम था ट्रिप पर जाने की भी उसको बहुत ज़्यादा मतलब मन में चाह थी। तो उसने फिर क्या किया, दादी 12 बजे लौटेगी, कैसे बोलूँगा दादी से, तो तकिए से ही बोला। दादी का जो तरीका था ना, उसने फिर से आजमाने की सोची। और अब उसने कहा कि भाई कल तो ज़रूर से ही जगा देना। वैसे तो मैं रोज़ बोलता था झूठ झूठ का ही, क्योंकि मुझे कोई काम नहीं रहता था, ऐसे ही तो मैं आजमाने के लिए बोलता था कि जगा देना, लेकिन कल तो पक्के में काम है और आप जगा ही देना। अब कैसा आश्चर्य था, सुबह जब उसकी आँख खुली तो चारों ओर अंधेरा ही था। वह तो समझा कि रात ही है और डर के मारे दम साधे चुपचाप पड़ा रहा। दम साधे यानी ये देखो एक मुहावरा है, दम साधे पड़ा रहना, यानी बिना सांस के बिल्कुल धीरे धीरे सांस लेना और किसी को बिल्कुल हिलना डुलना, है ना। थोड़ी देर बाद ही दादी के कमरे से रघुपति राघव राजा राम की आवाज़ आई और उसको कुछ धीरज बंधा। थोड़ी देर बाद उसको जब आवाज़ आई कि दादी जग रही हैं, तो उसको लगा कि नहीं, मेरे अलावा भी कोई है जो जग रहा है, और वह दौड़कर दादी के कमरे में चला गया। और दादी भी अभी कहाँ थी, रजाई में ही थी, अभी तो उठी ही नहीं थी दादी भी। दादी, मैं तुमसे पहले जग गया, उसने विजयी मुद्रा में कहा। उसको बड़ी खुशी हो रही थी कि आज देखो मैं सुबह जल्दी उठ गया। क्यों रे, इतनी जल्दी? दादी उसे रजाई में लपेटते हुए बोली, आज पिकनिक पर जो जाना है, पता है हम लोग सांची जाएंगे। और मम्मी को देखो, अब तक तो सो रही हैं। खाना कब बनेगा? 7 बजे पहुंच जाना है स्कूल। दीपू ने शिकायत की। तो वह बड़ा खुश हो रहा था कि मैं टाइम से उठ गया हूँ। तब उसने दादी से बात करना शुरू कर दिया। तो अभी तो बहुत देर है, अभी तो 5 ही बजे हैं। 5? दीपू खुशी से चिल्लाया। तब तो तकिए भाई ने ठीक समय पर जगा दिया। मैं कहती न थी। कहाँ दादी? दीपू ने शिकायत की। इतने दिनों तक तो एक बार भी नहीं जगाया। दादी ने उसे और भी पास सटाते हुए कहा, दीपू बेटा, तू तो पागल हो गया है, तकिया भी कहीं बोलता है। असली अलार्म तो हमारे दिल में होता है। अब दादी ने राज की बात बताई कि तकिए से बोलने से थोड़ी कुछ होता है। जो हमारे दिल में अगर हम चाह लें कि हमें ये काम करना है, तो वह काम कर लेते हैं हम, और अगर हम दिल से नहीं चाहते जिस काम को, वह काम नहीं हो पाता। तो ऐसा ही वो बोल रही हैं कि असली अलार्म तो हमारे दिल में होता है। जब हमें ज़रूरी उठना होता है तो हमें यह जगा देता है। घड़ी की आवाज़ तो तू बंद भी कर सकता है, पर इसकी आवाज़ बंद नहीं होती, जगा कर ही छोड़ती है। यानी अगर ज़रूरी काम है और अगर हम कहीं अलार्म सुनकर भी नहीं उठते हैं, तो मन में अंदर से दिमाग चलने लगता है कि अरे हमें उठना ज़रूरी था, अगर नहीं उठे तो ऐसा कर हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, और आखिरकार हमें थक हार कर उठना ही पड़ता है। बड़े लोग जो पढ़ाई करने के लिए उठते हैं, वो ऐसे ही तो उठते हैं कि नहीं भाई पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब बहुत ज़रूरी हो जाता है तभी वह उठ पाते हैं, नहीं तो नींद ऐसी होती है कि वह सब चीज़ों के लिए बंद हो जा, मतलब कुछ भी नहीं सोचने देती फिर। और इस अनोखी घड़ी का राज पाकर दीपू बहुत खुश था। कौन सी घड़ी का राज? दिल की घड़ी का।